तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। मेरे देश के अंदर जितने भी डिफेंस लवर हैं और एग्जैक्टली वो ऑफिसर बनना चाहते हैं वाया एनडीए वाया सीडीएस, मतलब 10+2 की एंट्री से या फिर ग्रेजुएशन की एंट्री से, तो हमेशा बड़ा प्रश्न रहता है। कहते हैं सर पढ़ाई बड़ी की है, और आजकल तो स्पेक्टिकल्स लगना बड़ा कॉमन चीज़ हो गया, और आई को लेकर के हमेशा बहुत सारा डर रहता है। गार्जियन में, बच्चों में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है। सभी मेरे कैंडिडेट जो ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं 10+2 लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, आखिर आई स्टैंडर्ड हैं क्या, आई विजन के किस प्रोस्पेक्ट को रिक्वायर किया जाता है ड्यूरिंग मेडिकल जर्नी, तो इन सारी बातों पे बहुत डिटेल डिस्कशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये वीडियो शेयर भी बहुत करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि हर स्टेज करने के बाद एक बेसिक स्टेज पे पहुंच के आप मेडिकल से आउट होते हैं, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव सर भी, और हम इसको बड़ा ही टेक्निकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमूमन बच्चों को क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी खेल रहे हैं। बिकॉज होता क्या है कि मैं वन साइड बोल के चला जाता हूँ तो बहुत सारे इनके डाउट्स बने ही रह जाते हैं। तो मैंने कहा इस फॉर्मेट को थोड़ा सा आज बदलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पेशली हाईलाइट तो एनडीए एंट्री किया गया है, बट इसमें हमने ग्रेजुएट एंट्री भी जो है और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री उनको भी हमने कवर किया हुआ है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के स्टैंडर्ड रखे हैं। एयरफोर्स में तो हमने फ्लाइंग का अलग, ग्राउंड ड्यूटी का अलग, टेक्निकल का अलग, नॉन टेक्निकल सब अलग रखा है। 6/6, 6/9 है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि बातें हमेशा होती हैं, कोई क्लियरली बताता नहीं कभी कि ये है क्या, टेस्ट कैसे होता है, हाँ कैसे टेस्ट होता है, क्या चेक होता है, वो बेचारे जान ही नहीं रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि हम 6/6 में आ रहे हैं 6/9। तो आज चलिए सारी चीज़ों को क्रमवार तरीके डिस्कस करते हैं। वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे अब भाई अगर हम फैक्टर देखें तो ऐसे कुछ देखते होंगे नोटिस में, अक्सर आपको ऐसा लिखा दिखाई देता है जो कि काफ़ी डरावना है। डरावना इसलिए क्योंकि लिखा तो होता है सर, समझ कुछ नहीं आता। डायोप्टर क्या हाँ, है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जब आप आई के स्पेशलिस्ट के पास भी जाइए तो वो भी कुछ नहीं बताता, वो भी टेक्निकल वो मतलब बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, बच्चा डर के मारे पूछता भी नहीं है सर ये क्या -1.5, 2.5। इवन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं जो अवेयर भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट ज़्यादातर जो है इसमें अवेयरनेस नहीं है। वो पूछ लेते हैं मैं फिट हूँ कि नहीं, फिट हूँ कि नहीं, हाँ, तो बच्चों में बड़ा डर है। तो चलिए आज सारे डर को हम जड़ से खत्म करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर द चेकिंग आई साइट एंड हाउ टू चेक, इसको भी हम समझेंगे। आर यू एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर हो जाएंगे। कैन यू गेट एनी करेक्शन डन, मतलब क्या वाकई में कोई करेक्शन के भी स्कोप हैं कि मान लीजिए गड़बड़ है तो गड़बड़ी है सर, हाँ, उसको सही करने के रास्ते हैं कि नहीं। जैसे वही बात हुई कि 6/6 चाहिए, बट है तो 6/36, तो एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ये प्रश्न तो बड़ा है। और ये 6/36 है क्या, ये भी समझना जरूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट आई साइट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप ऑब्वियसली आर्मी लेवर होंगे, एयरफोर्स लेवर होंगे, नेवी लेवर होंगे, तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट से चीज़ों को देखना और समझना चाहेंगे, जिसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आई साइट मेडिकल स्टैंडर्ड आ चुका है। आर्मी के स्टैंडर्ड्स हमने यहाँ पे पिक किए हुए हैं। एनडीए की जो एंट्री है आर्मी कैटेगरी में, और जो आर्मी टीएस स्पेशल एंट्री आती है 10+2 लेवल पे, अगर उनका देखें तो जैसे आप देखें तो अनकरेक्टेड विजन जो है मैक्स अलाउड किया गया 6/36 तक, बट आफ्टर स्पेक्टिकल्स वो 6/6 हो जाना चाहिए। मतलब चश्मा आप पहन लिए तो उतना हो जाए। अब ये फिर वही प्रश्न बना जो शुरू से बनता चला आ रहा है, ये 6/36 6/6 हो कैसे जाता है सर। चलिए इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। फिर आता है ग्रेजुएट एंट्री हमारे सामने, जैसे सीडीएस है, आईएमए है, ओटीए है, यूएस है, एनसीसी है, टीजीसी है, जितनी भी एंट्रीज आर्मी के लिए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वो बीटेक कैंडिडेट हो या सिंपल ग्रेजुएट जा रहा हूँ, तो 6/60 जो अनकरेक्टेड मैक्स जो है अलाउड है, बट अल्टीमेट 6/6 तो चाहिए। अल्टीमेट तो हाँ, मेन कोर यही है। तो आखिर 6/60 से 6/6 बना कैसे, क्या यंत्र लगाया जाता है, क्या ऐसी जादूगरी है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है। और एग्जैक्टली पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री की बात कर लें तो यहाँ पे तो 3/60 दिख रहा, मतलब ज़्यादा रिलैक्स, ओवर रिलैक्सेशन है, बट अल्टीमेट यहाँ भी 6/6 होना चाहिए। तो चलिए आज यही है कि 6/36 या 6/6 क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। और जिसको डर लग रहा है वो भी ये देखे ध्यान से, ठीक भी हो सकता है। अब देख लो, ये अक्सर तुमने देखा होगा, हर जगह वीडियोस बनाई जाती हैं, सब कुछ की जाती हैं, डॉक्टर भी लगा देता है स्क्रीन पे, हाँ, वो लाइट वाली स्क्रीन रहती है उसे लगा देते हैं, और फिर कहते हैं पढ़ भाई। तो देखो ऐसा है कि अगर इस लेवल का आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं, भाई इस लेवल का पढ़ रहे हैं तो लाजिमी सी बात है कि क्या ही दिखेगा तुमको। तो तुम्हारा आई विजुअल क्लियर कर लेंगे कि तुम्हारा लेवल क्या है, ये 6/60 वाला है। बहुत आसान भाषा में समझाया जा रहा है। सेकंड आप देख रहे हैं डीएन, अगर यहाँ पढ़ पा रहे हैं, इसको तो आप पढ़ ही ले रहे हैं, बट ये पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाला नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। सी को आप जो है डी देख रहे हैं, यू को आप वी देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, एच को ए देख ले रहे हैं, तो गड़बड़ हो गया। फिर इस कंडीशन में 6/36 में रखा गया आपको। फिर ये कंडीशन आती है एस सी यू जो इसमें दिख रहा है, अगर ये देख पा रहे हैं, ये दोनों तो देख ही रहे हैं, बट ये देख पा रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं, तो 6/24।
ये देख पा रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं 6/18, ये देख पा रहे हैं, ये दोनों नहीं देख पा रहे हैं तो 6/12, ये देख पा रहे हैं, अगर ये नहीं देख पा रहे हैं तो लाजमी सी बात है 6/9, फाइनली सबसे नीचे DNM OB UG UC अगर आप देख ले रहे हैं तो 6/6 है। जैसे मेरी ही आई है तो मुझे एग्जैक्टली कह लीजिए कि मायोपिया है, तो दूर की चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती हैं, तो मैं अपनी आई साइट खुद चेक कर सकता हूँ। अगर मैं उतनी दूर वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ तो एग्जैक्टली मैं खुद जज करके बता दूंगा मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं। तो भाई तुम्हें भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसको थोड़ा मैं चाहूंगा सुसन को स्पेस भी दीजिए कि वीडियो के माध्यम से भी तुम थोड़ी दूर पे रख करके इसको अगर देखना चाहो बड़ी स्क्रीन पे तो तुम्हें भी चीजें समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली हमारा आई का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। बट घबराने की बात नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा 6/60 भी है तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, क्योंकि स्पेक्ट्स लगने के बाद मुझे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है जैसे एक आम आइज वाला होता है। तो यही है मैनेजमेंट। हाँ, इससे सब सेट हो जाता है, लेकिन सेट करने की भी लिमिट है। अब ऐसा नहीं इससे ऊपर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। सिविलियन स्टैंडर्ड्स हाँ, पे फिट हो सकते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल फौजी स्टैंडर्ड्स में नहीं हो सकते हैं। कभी कभी इसमें एक आंख भी बंद करा के किया जाता है, दूसरे आंख से, क्योंकि दोनों की भी स्टैंडर्ड अलग हो सकता है। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि दोनों ही 6/60 हों, एक कम भी हो सकता है, कभी चोट लग गई किसी, बहुत सारी टेक्निकल रीजन की वजह से हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल जाते हैं, और मैं फिर टेक्निकल बहुत आएगा शिव सर को हैंडल कर दूंगा। अब आगे टेक्निकलिटी सर, अब मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया क्या है एग्जैक्टली बताएं इसके बारे में। ये एक नॉर्मल सी चीज़ बात करते हैं। कभी कभी हम ऐसे कुछ डिसीजंस लेते हैं ज़िंदगी में जो हम बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच के लेते हैं। हमें एट करंट हमें अच्छा लग रहा है, हमने कर दिया। जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपने नहीं पढ़ा, और आपका एग्जाम है, बाद में आपको फील हुआ कि यार पढ़ना चाहिए था। तो ऐसे डिसीजंस को बोलते हैं मायोपिक डिसीजंस। तो यहाँ पे जैसे ये मायोपिया है ना, इसमें क्या होता है, आपको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती। क्लियरली तो दिखाई देती हैं, मतलब बहुत एग्जैक्ट नहीं देख पाते। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपको नहीं दिखेगा। उसका एग्जांपल मैं स्वयं खड़ा हूँ, हाँ, मतलब मुझे बहुत दूर की चीज़ें दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है। उस केस में आपको मायोपिक कहा जाता है। यू हैव अ मायोपिक आई। इसका ऑपोजिट हो जाता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया में, जहाँ पे आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ऐसे पास करके देखते हैं, कुछ लोग बहुत ऐसे दूर करके देखते हैं, तो उनको 25 सेंटीमीटर से आगे का तो दिखाई देता है, लेकिन उनको उससे पहले का उसमें प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ फिर हमने इनकी ये वैल्यूज जो हैं ये बना के रखी हैं। यहाँ एक और टर्म है सर, एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, आप इतना एक्सप्लेन कर रहे थे तो इनके भाषा में भी समझा दूं मैं। मायोपिया के एक्चुअली हिंदी में अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हाँ, निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया को हम कह देते हैं दूर दृष्टि। हाँ, ये दोष है ना एक तरह का। तो एक्चुअल में हिंदी में ऐसे डिफाइन किया गया है। दूर दृष्टि दोष क्यों है? क्योंकि तुमको नजदीक की चीज दिख ही नहीं रही, तुमको केवल दूर की चीज दिख रही है, तो ये दूर दृष्टि दोष हो गया। और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष इसलिए कहा गया है कि तुमको जो है निकट की चीज केवल दिख रही है, तुमको दूर की चीज दिख ही नहीं रही है, तो तुमको दोष है एक तरह का। नहीं, लोगों को ये लगता है कि काबिलियत है, क्या नहीं सर, काबिलियत नहीं है, ये दोष है जो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा सर ये जो CYL लिखा है, ये भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं हमारे, वो एक सिलेंडर टाइप का जो लेंस है उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ये डायोप्टर वैल्यू होती है जो D लिखा हुआ है, और ये SPH है स्फेरिकल। ठीक है। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। एक और सर टर्म है यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म। जी। इसमें क्या होता है कि हमारी ऐसा हो सकता है हमारी आई बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम चलते हैं तो सीढ़ी से उतरते हैं तो हमें पता होता है कि इतने डिस्टेंस पे है, यहाँ आपको गड्ढा दिखने लगेगा। आप जज नहीं कर पा रहे, जज नहीं कर पाएंगे डेप्थ। ठीक है, या कहीं फ्लैट है तो गड्ढा, या कहीं गड्ढा है तो फ्लैट दिखने लगेगा। तो इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन भी होता है सर। आपको एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है और आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है। तो उसकी लिमिट डिसाइड की गई है। हाँ, ये इन्होंने वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर इतने लेंसेज का इतने करेक्शन के बाद आपका, लेकिन अल्टीमेट वही जो आपने बात कही 6/6 होना चाहिए, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और डॉक्टर यही सब पैरामीटर सेट करते हैं, तब जाके 6/6 बनता है। 6/6 आता तो है। इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक तौर पे ये जरूर समझें इस चीज को। हाँ, पता होना। जैसे NDA का बच्चा है, आर्मी के लिए ट्राई कर रहा है, तो जैसे हमने यहाँ -2.5 D एडाप्टर डिसाइड कर रखा है, इंक्लूडिंग मैक्स है ये। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर भाई इससे ज्यादा जा रहा है तब रिस्क फैक्टर है, लेकिन वही देखिए -3.5 तक CDS में अलाउड हो जाता है। हाँ, क्योंकि सर एज के हिसाब से जी हमारी मसल्स हैं वो थोड़ा वेयर एंड टियर होती रहती हैं। अब अगर इस बच्चे को यहाँ पे ये वाली वैल्यू यही है, हाँ, तो अभी ये 17-18 साल का है, तो जब ये 25 साल तक पहुंचेगा तो इससे ऊपर निकल जाएगा। एग्जैक्टली, ये टेक्निकलिटी है, यहाँ पे डिटेल इसको कम रखा है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती है कि एक जगह ये मामला प्लस में हो जाता है, एक जगह माइनस क्या है, वो सेम है सर, मायोपिया और प्रेसबायोपिया, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया। तो उसमें क्या है कि आपको उस हिसाब का लेंस लेना पड़ेगा जिसमें रेटिना से पहले आपकी पिक्चर अगर बन जाती है, तो अब रेटिना से पहले पिक्चर बन रही है, अब मेरे को उसको आगे लेके जाना है, तो मैं उसको उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा लेंस को, कि जो रेज हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं या वो डाइवर्ज हो रही हैं।
तो उस हिसाब से इसको हम प्लस माइनस में करके कैलकुलेट। तो जैसे यहाँ बड़ा आसान जो है भाषा में समझाया गया कि मायोपिया में -2.5 हाँ डायोप्टर से ज्यादा आपके चश्मे का नंबर नहीं नहीं होना चाहिए। तो इतने समझदार आप हैं, इसको डॉक्टर से भी डिस्कस किया जा सकता है। और घबराए मत करो, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर बना ही इसीलिए है। इसलिए। और हमने टेक्निकली यहाँ ऐसे डॉक्टर हैं जो डार्क के भगाते नहीं हैं, बल्कि आपके कोई भी कंफ्यूजन, जैसे डीएनएस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, उन सारी कंफ्यूजन को हम जड़ से क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और स्पेशल नंबर भी है मेडिकल डिपार्टमेंट का, इस पर भी कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया हमने देख ही लिया, +2.5D डायमीटर से ज़्यादा जो है चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी सीडीएस के लिए, ग्रेजुएट एंट्री के लिए अलग पैरामीटर है और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए अलग पैरामीटर है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जैसे हाइपरोपिया वर्सेस मायोपिया किया गया है इसमें। तो एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा आसान भाषा में यहाँ समझाया गया, फिर आप पे मैं ट्रांसफर करूंगा। तो जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन किया, अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो शुरू में मैंने कह ही दिया कि दूरदृष्टि, क्योंकि तुमको नज़दीक की चीज़ दिख ही नहीं रही, केवल दूर की दिख रही है, तो एक तरह के तुम्हारे अंदर ये दोष है, ये दूरदृष्टि दोष है एग्जैक्टली। और वहीं यहाँ पे कहा गया, यहाँ कहा जाता है आंखों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जिससे पीड़ित होने पे किसी भी वस्तु का प्रकाश रेटिना के पीछे पड़ता है, हाँ, जिसके कारण पास की चीजें क्या हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। वहीं मायोपिया में केस इन्होंने बताया कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें दूर की चीजों को साफ साफ देखना मुश्किल हो जाता है। और एग्जैक्टली यही बात अंग्रेजी में भी यहाँ क्या है, हाँ, तो क्या लिखा गया सर, ये भी एक्सप्लेन कर दें। देखिए मायोपिया लिखा हुआ है नियर साइटेडनेस, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर इजियर टू सी। लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर से ये एक स्टैंडर्ड है, उससे जैसे ही चीजें दूर जाने लगेंगी ना, तो आपको हल्का हल्का डिटेल्स कम दिखाई देने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप अंधे ही हो जाओगे, लेकिन हो सकता है सामने अगर कोई उस डिस्टेंस से 4 उंगलियां दिखा रहा है तो हो सकता है आपको 5 दिखें या 3 दिखें, तो ये अंतर आ जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट है यहाँ पे, फार साइटेडनेस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर इजियर टू सी। दूर का तो आप देख रहे हो, लेकिन आप पास का नहीं देख पा रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली वही है सर, फौज में जाना तो दूर पास सब प्रॉपर होना चाहिए, गोली जो है वो सही टारगेट पे जाके लगे, सही टारगेट पे लगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि लेसिक सर्जरी जैसी चीजें आज के टाइम में भी आ गई, बच्चे अक्सर क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, तो 10+2 की किसी भी एंट्री में अलाउड ही नहीं है, बट ग्रेजुएट एंट्री में अलाउड है। मतलब आप 18 साल के बाद इस चीज को करा रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यू आर परमिटेड फॉर दैट ओवर। सर उसका भी वही रीजन है कि उस टाइम पे डेवलपिंग आई होती है, अगर लेसिक सर्जरी हो गई सही बात तो हो सकता है उससे कोई और डैमेज आ जाए। और इसमें भी सर अलाउड होने के बाद भी जब नोटिफिकेशन आता है तो आप उसमें पढ़िएगा, उसमें एक लिमिट भी रखते हैं वो, अच्छा, कि इतने दिन से पहले हो जानी चाहिए, 6 मंथ बिफोर 3 मंथ्स डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे, तो 6 मंथ्स ही जनरल वो होता है, ताकि आपकी जो रिकवरी है लेसिक सर्जरी के बाद वो पूरी हो जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको फिर से प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई 10+2 की एंट्री में अलाउड नहीं है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री में आप जा सकते हैं। कलर परसेप्शन को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, तो आज मैं चाहूंगा इस सेगमेंट को आप डिटेल में अच्छा इनको समझाएं। कलर परसेप्शन में क्या होता है बच्चों, देखो ऐसा होता है कि हमें कलर सबको दिखाई देते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, बचपन से अगर आपको येलो जो है आपके माइंड में फीड है कि ये रेड है, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। सही बात, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ, फॉर एग्जांपल मेरी घड़ी ऑलिव ग्रीन है, जब से मैं पैदा हुआ मैंने देखा ये ब्लैक है, जब तक कोई मुझे ये कहेगा नहीं कि यार ये ऑलिव ग्रीन है, तो मेरे दिमाग में वो फीड हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये दिक्कत है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे हमने एक बुक्स सर जो है वो बनाई हुई है, सारी चीजें ट्रैक बनाई हुई, आगे हम दिखाएंगे। नहीं, आई साइट तो एक्चुअली टेस्ट जो पूरा मेडिकल सेंटर है अपने प्रॉपर, ये तो एक आई सेगमेंट है सर, सारा स्पेसिफिक हमने शेड्यूल जितना भी हम दिखा रहे हैं सब कुछ वहाँ मेडिकल सेंटर पे हो जाता है। मैं पहले इसके बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस है तो नहीं, क्योंकि बचपन से आपका परसेप्शन वही है, व्हाइट है, ये ब्लैक है, और आप उसी पे फीड किए जा रहे हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे सर 1 2 3 ऐसे करके लेवल होते हैं जी। CP2 जो है ये परमिसेबल है, आपको यहाँ CP2 आपके पास होना चाहिए। अब उसमें हम जैसे छोटी छोटी बातें कर लें कि अगर CP2 है तो मेरे हाथ में ये धागा बंधा हुआ है, तो इसमें मैं येलो को डिटरमिन कर पा रहा हूँ, रेड को कर पा रहा हूँ, तो मतलब आप यहाँ अगर इतना कर पा रहे हो तो आप फिट हो। CP3 में आप बहुत ज्यादा कलर्स में डिफरेंस नहीं बता पाते, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं अलाउड है वो। हाँ, और सर CP1 जो होता है वो मतलब बहुत रेयर होता है, और वो बहुत परफेक्ट होता है कि मतलब आप बहुत दूर से भी कलर्स को जज कर लेंगे, कलर्स के शेड्स को भी जज कर लेंगे कि यहाँ पे क्या वो अलौकिक प्रतिभा होगी। हाँ, वो सर लगभग 10,000 में एक ही होता है। अब यहाँ पे ये है करेक्ट आंसर्स टू द सीरीज ऑफ कलर्स विद द स्मॉलेस्ट अपर्चर ऑफ मार्टिन लेटन टेस्ट। ये टेस्ट है 6 मीटर्स के आपको दूर से करना, और 6 मीटर भी आप समझिए कि औसत 20-21 फीट हो जाता है, और बड़ी दूरी होती है, लंबी दूरी वहाँ से। अब ये है, ये इशिहारा बुक टेस्ट है, यही हमारे सर फोर्सेज में यूज हो रहा है सबसे ज्यादा। हाँ, इसी बुक, ये बुक भी दिखा देता हूँ, इस तरह का होता है कॉन्सेप्ट। ये ऐसा होता है, तो कहीं कहीं पे वो आपको जैसे यहाँ 42 अगर आपको दिख रहा है वो नंबर पूछेंगे, कहीं कहीं पे वो आपको एक पेंसिल दे देंगे, बोलेंगे चलिए पाथ पे आप चलिए, रेड पे चलिए। अच्छा, इसमें सर कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर्स याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता है ना कि वो पेज कौन सा खोलेगा, तो वहाँ आप पकड़े जाओगे। और कभी कभी जो है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में इसमें पेंसिल भी गलत चला देते हैं बच्चे, तो ये चीजें। अच्छा, कुछ लोगों को कमी नहीं होती
तब भी हड़बड़ाहट में वो कमी कर हड़बड़ाहट में हाँ देते वो हैं। नहीं करना और सर चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, जैसे हमारे जब मेडिकल्स हुए थे एसएसबी रिकमेंडेशन के बाद, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर टाइम देते हैं। ये भी एक मिथ है बच्चों, आपको डॉक्टर बहुत सपोर्टिव मिलते हैं, कहीं पे ऐसा नहीं होता है। मेरे आगे वाले लड़के का बीपी ज्यादा आ रहा था, डॉक्टर ने उनको बिठाया, अपनी रिलैक्स चेयर पे किया, बिठाया, रिलैक्स किया। हीटर चलाया, उसमें बहुत ठंड थी, बोले रिलैक्स हो जाओ, उसने मेरा किया, फिर उसका किया, वो फिट हो गया। तो आप हड़बड़ाहट में कुछ मत करिए, ये भी लोग आपको जनरली मतलब डरा देते हैं, बताते नहीं है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे ये तो अलाउड ही नहीं है, तो हाँ, इस इस पर पे डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी हमने ये देख ही लिया पाथ वाला सेगमेंट। अब मोटा मोटा जान ले लोग कि नेवी के लिए क्या है एग्जैक्टली। तो देख ही सकते हैं हम 6/12 6/12 अनकरेक्टेड है, जो कि मैक्सिमम है सर जी, जबकि आर्मी के कंपैरिजन में कम है। हाँ, मतलब अगर आर्मी के लिए देखें तो 6/30 में सर बेस्ट आई चाहिए। आप सीपी भी देखेंगे तो यहाँ 1 है, 1 लिखा गया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सर जब आप सी में होते हो तो कलर्स में कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि वहाँ लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है सी पे बहुत पड़ सारी के। चीजें हैं। और आप इसीलिए जनरली देखेंगे कि ग्रेश कलर के जो हमारे शिप्स हैं सारे ग्रेश कलर के होते हैं, ताकि कम से कम उनको जो अंतर है उसमें कंफ्यूजन कम से कम हो, ऐसा होता है। तो आपको यहाँ कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए आपका, और आपका बाइनोक्यूलर विजन दूर से आप कितना देख पा रहे हैं वो कैटेगरी 3 में होना चाहिए। और इसके अलावा जैसा सर ने भी बताया 6/12 इज मैक्सिमम अलाउड, और आपको सिविलियन स्टैंडर्ड्स पे पता भी नहीं चलेगा कि आप नेवी के लिए अनफिट हो। सही बात है, नहीं पता डेली चलेगा। लाइफ में 6/12 हाँ, कोई बहुत बड़ी सारे बात लोगों का नहीं। पता इवन चलता है। 6/12 पे तो लोग चश्मे नहीं लगाते, चश्मे नहीं लगवाते हैं, उनको लगता है चश्मे नॉर्मल है नहीं ये। लगवाते हैं। हाँ। और उसी तरीके से हमने पहले देखा कि यहाँ पे -1 डायोप्टर का स्फेरिकल लेंस, यहाँ पे +2 डायोप्टर का स्फेरिकल, और यहाँ पे +-1 इसका सिलिंड्रिकल। ये इनका सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली, ऐसा भी नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सब चीज का सोल्यूशन है, बस पता होना चाहिए आप अपडेट। ये रहा नेवी। फिर आ जाते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स पे। एयरफोर्स पे सर फ्लाइंग ब्रांच, अब इसमें भी CP1 कंपलसरी कर दिया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नेवी से भी टफ है। कम लिमिट यहाँ पे दी हुई है। 6/6 एक तो चाहिए, एक 6/9 चलेगा, होना चाहिए, एक 6/9 होगा। और जनरली सर जिसका 6/6 एक होता है, जनरली उसका दूसरा भी 6/6 ही होता है। रेयरली आपको ये रेयर केस में आता है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ये दूसरा गड़बड़ होगा तो ये ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसमें इंजरी होगी, चोट लगा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, उसकी वजह से हुआ होगा। तो इसमें भी फिर वही है, मायोपिया तो अलाउड ही नहीं है सर। हाइपरमेट्रोपिया तो थोड़ा सा अलाउड भी है। अभी बच्चों ने अगर पीछे देखा होगा तो समझ जाएंगे कि मायोपिया बिल्कुल अलाउड नहीं है। और एस्टिग्मेटिज्म भी बहुत कम ये होना चाहिए। और CP1 यहाँ पे कंपलसरी है। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में थोड़ी सी लिबर्टी आ गए। हाँ, यहाँ शुरू हो गया है सर। आप यहाँ पे क्योंकि सर इसका रोल भी जो है बच्चों वो ये है कि आपको ग्राउंड पे रहना है और आपको इंस्टेंट डिसीजंस कम लेने हैं। सही बात है। अब एयरफोर्स में आप फ्लाइंग में हो, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप सुपरसोनिक स्पीड पे भी फ्लाई कर रहे हो, कलर भी देखना है, डिस्टेंस भी देखना है, डिजिटल भी देखना है, बाहर भी देखना है, मिरर्स में भी देखना है। राइट। तो उस वजह से आई बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे इनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, ये 6/9 भी है तो आपका चल जाएगा। और इसी तरीके से ये सब तो बढ़ ही जाते हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। CP2 हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली आ जाता है इनका जो है ग्राउंड ड्यूटी में भी यही है, वेपन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन जो है करेक्टेबल 6/6 होना चाहिए। और यहाँ पे भी CP2 और यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच से अदर किसी ब्रांच में जा रहे हो तो लिबर्टीज है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं फ्लाइंग फिट कहीं नहीं फिट हूँ, ये पॉइंट नहीं है। बाकी हेल्थ केयर सेंटर की मैं बात कर रहा था, तो आप देख सकते हैं आई का जो सेम सेटअप होता है, सेम टू सेम डिज़ाइन, सेम टू सेम चीज़ें हमने बना रखी है। तो कोई भी डर हो, कोई भी जैसे ECG का चाहे पार्ट हो, चाहे डेंटल डिपार्टमेंट हो, ENT डिपार्टमेंट हो, एक्सरे डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में सेटअप है। और मैं गर्व से कहता भी कि इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है। और मेडिकल सेंटर, और सर हमारे जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, दे हैव सर्व्ड इन द आर्मी एज़ वेल। एग्जैक्टली, उनको एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, तो लेवल सही करते हैं। और ऐसे फालतू कहीं कराना भी नहीं चाहिए, उससे एक डर बनता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लिया करें, व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी क्वेरी हो तो इस पर जरूर मेंशन करें। भ्रम में जी करके जो है आप सफलता नहीं तय कर सकते हैं, क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। और ये फाइनल स्टेज होता है, बहुत मैटर करता है। और मुझे लगता है कि अगर जितना स्टार्ट से इसमें क्लैरिटी आ जाए उतना अच्छा है। ये इंडियन एयरफोर्स का भी मैं एग्जाम्पल लेना ही चाहूँगा कि आप मान के चलो कि फाइनल मेरिट में आके मैं देख रहा हूँ बैठ के कि अराउंड 40% कैंडिडेट जो है वो मेडिकल में आ गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 1600-1700 के आसपास जी, और उसमें 1000 केवल शॉर्टलिस्ट हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही सेंटर पे भी स्थिति रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार मेडिकल प्रक्रिया से आप गुजर लेंगे सेंटर पे तो आपके लिए बहुत मदद मिलेगी। और भारत में इकलौता है तो कहीं इधर उधर कंफ्यूज भी होने की आवश्यकता नहीं है, डेडिकेटली यहीं आए। और लगातार ऐसे ही सेशन लाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मेडिकल की, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बताते बताते हो गया। मुझे लगता है कि डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से चीज़ें करने से हाँ बेहतर होंगी। और आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो बताइए, हम फिर से ऐसा ही एक इंटरेक्टिव सेशन हर टॉपिक पे ले आएंगे और डिटेल में हम बात करें। बड़ा मजा आएगा आपको ये सब वीडियोस देख के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।